वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ईडी एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे 9th क्लास के बच्चों, अपन ने एक चैप्टर फिनिश कर लिया है जिसका नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, 3 वीडियोस हमने डाला था और 3 वीडियोस में अपन ने पूरा चैप्टर कवर कर लिया था क्योंकि छोटा चैप्टर था। ठीक है, उसके बाद में अपन सीधे चैप्टर पे आ रहे हैं जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। सेकंड वाला चैप्टर जो अपन ने अभी स्किप कर दिया है क्योंकि देखो आपके स्कूल में सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी ये करंट में चल रहा होगा स्कूल में, तो हमने सोचा है पहले आपको ये वीडियोस डाल दें, फिर वो अपन उसको वन शॉट में कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसकी वीडियोस जो है सीरीज वाइज आती रहेगी और आप इस चैप्टर को ध्यान से समझ के बिल्कुल पढ़िएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अपने चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अपने चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि भैया ये एटम है क्या। ये रहा अपना कि भैया ये अपना एटम है क्या। देखो, हमने लास्ट वीडियोस में, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि मैटर क्या होता है। हमने बोला था कि किसी की एनीथिंग, कोई सा भी चीज जिसके पास में स्पेस होता है, जिसके पास में कोई मास होता है, जो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वो सब क्या बोला था अपन ने, मैटर है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि मैटर अपने को 3 स्टेट में देखने को मिलेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ये भी हमने बताया था। अब देखो, अगर इन्हीं मैटर को आप क्या करते हो, तोड़ते हो, मतलब आप ब्रेक कर रहे हो इनको। आपने एक मैटर लिया, लेट्स से ये दिस पेन मैटर है, ऑब्वियसली बात है मैटर है। आपने इसको लिया और आप क्या कर रहे हो, उसको ब्रेक कर रहे हो। आप तोड़ते गए, 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 तोड़ते गए। आपने इतना तोड़ा इसको, इतना तोड़ा कि ये एक आपको एक छोटे से छोटा पार्टिकल मिल जाए, उसके बाद में आप इसको नहीं तोड़ सकते हो। क्या आप इसको इतना तोड़ रहे हो कि आपको इसका एक छोटा से छोटा पार्टिकल मिल जाए, उसके बाद आपको इसको नहीं तोड़ते हो, तो उसी को बोल दिया गया एटम। क्या बोल दिया गया, एटम। देखो, इसके पहले की थ्योरी पढ़ लेते हैं अपन कि भैया एटम की हिस्ट्री क्या है। देखो, फर्स्ट क्या लिखा है कि इट वाज प्रपोज्ड बाय द इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़ जी that if we go on dividing the matter we will get the smallest particle of matter. महर्षि जी called it परमाणु। ठीक है, क्या हुआ, वही सब मैटर लिया और उसको महर्षि जी, अपने जो इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि जी कन्नड़ उनका नाम था, उन्होंने क्या करा, मैटर को तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए। वो मैटर की एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल यूनिट पे आए। उन्होंने बोला कि भैया इस मैटर को तोड़ना पॉसिबल नहीं है, और उन्होंने बोल दिया कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है परमाणु। ठीक है, परमाणु मतलब छोटा सा अंश। ठीक है, बिल्कुल छोटी सी पार्टिकल है, उन्होंने क्या नाम दे दिया, परमाणु। ठीक है, अब ऐसे ही जब आपको पता ही है, अगर किसी चीज की डिस्कवरी चलती है तो वैज्ञानिक लोग सारे का एक्टिवेट हो जाते हैं बिल्कुल से, और एक के बाद एक वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन देने लग जाते हैं। तो उसी के बाद में हमारे जॉन डेल्टन साहब आए और उन्होंने बोला कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं ना अपन, कन्नड़ जी, उसको नाम दिया उन्होंने एटम। क्या नाम दिया, एटम। और साथ में बोल दिया एटम मतलब इंडिविजिबल, मतलब जिस आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात कर रहे थे, जिसको आप तो फर्दर तोड़ नहीं सकते, उसको कन्नड़ साहब ने तो बोला था परमाणु, लेकिन अपने डाल्टन साहब ने बोल दिया कि भैया ये जो पार्टिकल है ये है आपका एटम। क्या है, एटम, और इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसको ये भी बोला गया ये क्या है, इंडिविजिबल। ठीक है, तो ये थी एटम की तीसरी कहानी, ये एटम की क्या थी, हिस्ट्री। ठीक है, अब देखो एटम आप थोड़ा सा और समझ लेते हैं एक्चुअल में एटम है क्या। देखो, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। जैसा उन्होंने बोला कि आप मैटर को तोड़ते जाओगे तो आपको स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगी, क्या मिलती है, एटम की। तो फिर बाद में हमारे पास में एक डेफिनेशन और आई और वो बोलती है कि आपके जितने भी मैटर है ना, उस सब में एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, एटम। कोई सा भी मैटर उठा लो आप, पेन में आप, ये कैमरा जिससे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये बोर्ड जिस पे मैं लिख रहा हूं, किसी को भी आप उठा लो, वो सब एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल की यूनिट से मिलकर बनी है और उसको हम क्या बोलते हैं, एटम। ठीक है, दूसरी बात बोली गई कि एटम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इवन बाय हाई पावर माइक्रोस्कोप। मतलब ये भी बोल दिया गया कि भैया एटम जो है बहुत ज्यादा छोटा होता है, इतना छोटा, इतना नन्नू सा होता है कि आप उसको एक अच्छा खासा माइक्रोस्कोप यूज कर लो, उसके बाद भी आप उसके दर्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है, एटम ऐसा भगवान है जिसके दर्शन जो है भाई दुर्लभ है, इतनी आसानी से अपने को दर्शन नहीं मिलते, चाहे आप हाई पावर माइक्रोस्कोप भी ले आओ। ठीक है,
एक बात और कि साइज ऑफ एटम इज सो स्मॉल, हमने बोला ये एटम क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा नुन्नुसा है। तो एटम की जो रेडियस को हम जो एटम को मेजर करते हैं वो उसको बताते हैं उसकी रेडियस से, और उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, आपने को समझना है। ठीक है, अब देखो ये महर्षि जी कन्नड़ जी ने बोल दिया, डेंटल ने बोल दिया, और दो तीन साइंटिस्टों ने भी बोला कि एटम ऐसा है, एटम वैसा है। लेकिन इसके पहले आप लोगों ने एटम के कुछ एक्सपेरिमेंटल लॉज नहीं आए, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताया गया कि एटम ऐसा ऐसा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम एटम के ऊपर कुछ लॉज आए जिन्होंने हमको बताने की कोशिश करी कि भैया मैटर जो है सही में एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है जिसका नाम है एटम। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लॉज थे, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करके बताए गए। और वो दो लॉज कौन, उस लॉ का नाम क्या है? सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या नाम है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ट्राई था जिसने बताया गया कि मैटर जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है जिसका नाम क्या है? एटम। ठीक है, तो दो थ्योरीज आई उस टाइम पे। फर्स्ट थ्योरी कौन सी थी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और सेकंड थ्योरी जो थी अपने पास में वो थी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, दो थ्योरी अपने को दी गई, फर्स्ट थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकंड थ्योरी जो थी अपने पास में वो थी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, तो आज के अपना मुद्दा इस वीडियो का यही है, दोनों थ्योरी अपने को समझनी है। ठीक है, चलो फर्स्ट जो अपना लॉ था वो क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो लॉ दिया गया ये दिया गया लेवाइजर। लेवाइजर नाम के अपने वैज्ञानिक साहब थे जिन्होंने ये 1774 में 1774 में ये लॉ, ये नियम, ये कानून अपने को दे दिया। ठीक है, अब बोला क्या गया इस लॉ के अंदर? इस लॉ के अंदर ऐसा बोला गया कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब मास को ना तो आप बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो एक केमिकल रिएक्शन में। अब सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्शन क्या? ये अपने को 10th क्लास में देखने को मिलेगा और अच्छे खासे लेवल पे उसमें पूरा चैप्टर है, लेकिन केमिकल रिएक्शन का थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। देखो जैसे मैं आपको बोलता हूं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है और बना लेती है वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है और क्या बना लेती है? वाटर। ठीक है, देखो ये क्या एक प्रोसेस है, देखो ये क्या है? एक पूरा प्रोसेस है जिसमें क्या कर रहा है, जिसमें हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ में कुछ रिएक्शन कर रही है और क्या बना ले रही है? वाटर। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है? ये पूरा प्रोसेस ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ चीजें रिएक्ट करती है और एक नई चीज बना लेती है, उस पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो इसमें क्या हुआ? इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी और क्या बना लिया? वाटर। तो इनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जो रिएक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो बनता है उसको बोलते हैं अपन प्रोडक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई केमिकल रिएक्शन क्या? और बच्चों ये भी लिख लो, ये केमिकल इक्वेशन है। मतलब केमिकल रिएक्शन को जो लिखने का तरीका होता है ना, जिस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को समझाते हैं, लिखकर बताते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये है अपने पास में केमिकल इक्वेशन। किस चीज की? केमिकल रिएक्शन की, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके पानी बना रहा है। लो क्या था? लो ऐसा बोल रहा था कि भाई इस रिएक्शन में आप ना तो मास को बना सकते हैं ना मास डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जितना था उतना ही रहेगा पूरी रिएक्शन में। क्या लिखा है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। मतलब इसका जो मास है, इसका जो मास है, ये रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट है, तो दोनों का जो टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होगा, ऐसा लिखा गया है। देखो कैसे? मान लो आपके पास में 2 ग्राम हाइड्रोजन है। कितनी है? 2 ग्राम आपके पास में हाइड्रोजन अवेलेबल है। ठीक है, कितने है? 2 ग्राम आपके पास में हाइड्रोजन है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आपके पास में 10 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अगर मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे लग रहा होगा तो आप सोचो कितना पानी मिलेगा, क्योंकि हमको पता है अगर रिएक्शन में लॉ ऑफ मास लग रहा है तो मास तो ना तो डिस्ट्रॉय होगा ना क्रिएट होगा, तो मास जितना रिएक्टेंट का है उतना ही प्रोडक्ट का होगा, सम हो के आ जाएगा। तो इसका मास मतलब 10 + 2 + 10 = कितना आएगा? 12 ग्राम। तो ये इतना हमको देखने को मिलेगा वाटर का। ये है अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास को ना तो बना सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, जितना पहले था। कितना था रिएक्टेंट में? 2 ग्राम + 10 ग्राम मतलब 12 ग्राम। रिएक्टेंट साइड मास कितना हो गया? 12 ग्राम। तो प्रोडक्ट साइड भी इतना ही रहेगा। ये अपना था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आया बच्चों समझ में? दूसरी थ्योरी अपने पास में आया, दूसरा एक जो आया मेथड
जो एक्सपेरिमेंट किया गया, जो एक लॉ दिया गया, वो था अपने पास में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, वापस से ये लॉ किसने दिया आपने को? दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ पूरा नाम है जोसेफ प्राउस्ट, जिन्होंने अपने को लॉ दिया 1779 में। ठीक है, अब इन भाई साहब ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब इन भाई साहब का ऐसा कहना था कि आप कोई केमिकल कंपाउंड उठा रहे हो तो उसके अंदर एलिमेंट्स जो है हमेशा सेम रहते हैं और सेम प्रोपोर्शन में रहते हैं। मतलब देखो ऐसे समझो, जैसे मान लो मैंने उठाया एग्जांपल H2O। H2O क्या है? वाटर है। क्या है बच्चा? वाटर है। तो इस लॉ का ऐसा कहना है कि अगर आप कोई केमिकल कंपाउंड उठा रहे हो, ये कंपाउंड है, तो इसके अंदर सेम एलिमेंट होंगे, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है, यही हमेशा हमको देखने को मिलेंगे, और साथ में सेम प्रोपोर्शन में, मतलब दो एटम ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन के रहते हैं और एक एटम ऑक्सीजन का रहता है, यही प्रोपोर्शन अपने को देखने को मिलेगा। मतलब कि 2:16 कर दो या फिर 1:8 बाय मास बोल दो, काट देते हैं ना, तो 1:8 बाय मास अपने को हमेशा देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपका हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन देखने को मिलेगा आपको, किसमें? H2O के मॉलिक्यूल में, मतलब उसका 8 टाइम। ये इसका था, समझ में आया? उन्होंने बोला है कि भैया कंपाउंड जो है उसमें एटम्स का रेशियो, उसमें एटम एलिमेंट जो है वो हमेशा जो है सेम प्रोपोर्शन में अवेलेबल रहेंगे। जैसे मान लो मैंने H2O लिया, तो H2O में मैं मेरे घर का पानी ले लूं, मैं आपके घर का पानी ले लूं, ट्यूबवेल का ले लूं, नदी का ले लूं, तालाब का ले लूं, समंदर का ले लूं, कहीं का भी ले लूं, H2O का मतलब यही कंपाउंड होना है, यही एलिमेंट प्रेजेंट होने हैं और यही मास प्रोपोर्शन रहेगा। आई बात समझ में? अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ू CO2, ठीक है, तो CO2 में हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास है वो यही रहेगा। कैसे निकालेंगे भाई? कार्बन जो है, ठीक है, कार्बन जैसे मान लो इनका रेशियो देखिए अपन, तो कार्बन रहेगा यहाँ पे 1:2 में, मतलब ये हमेशा मास का अगर इनका रेशियो निकालोगे आप तो 1:2 में रहेगा। फिर चाहे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप कहीं से भी लाए हो, आपने बनाई हो, आपके घर में रखी हो, कहीं भी हो, पर CO2 में हमेशा दो एलिमेंट देखने को मिलेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन, और अगर हम उनके मास का रेशियो कंपेयर करेंगे तो हमेशा हमने को देखने को मिलेगा 1:2। ये किसने दिया अपने को? ये अपने को दिया प्राउस्ट भाई साहब ने बोला गया। ठीक है, तो ये जो दो थ्योरी थी, ये थी अपनी एक्सपेरिमेंटल फिगर, जिन्होंने हमको समझाने की कोशिश करी कि भैया एटम जो इस तरीके से कर। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, अभी आपको दो थ्योरी जो मैंने बताई है, इसमें इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देख लेते तो ज्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 gram of water, 8.2 gram of sodium acetate. Show that these observations are agreement with the law of conservation of mass. मतलब हमको बताना है कि ये सब्सटेंस उन्होंने लिए, ये रिएक्शन हुई, तो हमको बताना है क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड है तो आप क्या बोलोगे? आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कब वैलिड होगा? जब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होगा। मतलब रिएक्टेंट का मास टोटल कर लो, अगर वो प्रोडक्ट के मास से बराबर है तो हम बोल देंगे यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो कौन कौन रिएक्ट कर रहा है? सोडियम कार्बोनेट तो 5.3, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है। उसके बाद में किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एसिटिक एसिड, तो 6 ग्राम एसिटिक एसिड, ये भी रिएक्टेंट है। उसके बाद में प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट कौन कौन से? पहले इसको प्लस कर दें तो क्या आएगा? 11.3 इसका सम आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट कौन कौन से अपने? प्रोडक्ट्स वर 2.2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्राम, ठीक है, 0.9 ग्राम वाटर, ठीक है, एंड 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट। ठीक है, अब इनको आप प्लस करें, चलो आ जाओ यहाँ पे कर लेते हैं। 8.2, 0.9, 2.2, 9, 2, 3 कैरी गया 1, 8 और 2 10, 11.3। इसका भी सम कितना है? 11.3। देखो, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है। यहाँ पे मास ना डिस्ट्रॉय हुआ है ना बना है। ठीक है, समझ में आ गया अपना ये? चलो अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास। अपन ने बोल दिया था, कौन से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात हो रही है? टू फॉर्म वाटर। ठीक है, किसको बनाने के लिए? H2O। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब देखो, सबसे पहली बात, हमको H2O मॉलिक्यूल में हमको पता है कि इनका जो रेशियो होता है बाय मास,
बाई मास, वो कितना होता है 1:8। मतलब अगर आपके पास में 8 ग्राम ऑक्सीजन है तो 1 ग्राम क्या होगा आपके पास, 1 ग्राम क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। अब इन्होंने बोला है क्वेश्चन में आपके पास में 3 ग्राम हाइड्रोजन है। कितना ग्राम है, 3 ग्राम हाइड्रोजन आपके पास में ऑलरेडी है हाइड्रोजन। वो पूछ रहे हैं कितनी ऑक्सीजन आपको चाहिए H2O को बनाने के लिए। हमको पता है, हमने बोला है अगर H2O को बनना है तो हमेशा मास का रेशियो यही रहने वाला है। तो आप खुद सोचो, अगर 3 ग्राम अपने पास में हाइड्रोजन है तो अपने को ऑक्सीजन कितनी चाहिएगी, उसके 8th पार्ट, मतलब उसका 8 गुना। 1:8 का रेशियो था ना, तो 1:8 का रेशियो तो 8वां गुना। तो मैं क्या करता हूं, इसको 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या आया 24। तो अगर 3 ग्राम आप हाइड्रोजन ले रहे हो तो हमको 24 ग्राम जो है क्या चाहिए रहेगी, ऑक्सीजन। तब जाके हमको क्या मिलेगा, मतलब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इनका रेशियो भी देख लो, 3:24 का आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1:8 आ गया ना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वैलिड है। और हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, जब कंपाउंड का रेशियो बाय मास और एलिमेंट्स उसके अंदर जो भी है वो फिक्स रहे तो हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन लॉ लगता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो थे इनसे अपने को ये समझ में था कि हमारे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे अपने को ये 2 मेथड अपने काम में आते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये था अपना एटम्स का फर्स्ट इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने बस ये देखा कि हमारे जो 2 लॉज दिए गए वो एटम्स को समझाने के लिए, भाई एटम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्यों, क्योंकि इन 2 लॉज के अकॉर्डिंग वो क्या कुछ रिएक्शन करता है ना। तो ये सब इसमें समझाने का था। ठीक है, अब नेक्स्ट में वीडियो में अपन ये देखेंगे कि देखो इन्होंने लॉज तो दे दिए साइंटिस्ट ने एटम के रिगार्डिंग, तो डेल्टन नाम के एक वैज्ञानिक ने, उन्होंने इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए कुछ अपना दिमाग लगाते हुए एक थ्योरी दी जिसका नाम था डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, उनको बोलो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मोस्ट इंपोर्टेंट सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।